जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था यानी कि मौर्य साम्राज्य। ये है 12th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। यानी कि इस चैप्टर में दिए हुए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। जैसे कि इसमें 16 महाजनपद, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, प्रिंसेप्स ऑफ पियदसी, संगम ग्रंथ। यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर का नाम हमने पहले ही देख लिया कि ये सेकंड चैप्टर है हमारे हिस्ट्री के 12th क्लास का, और इसका नाम क्या है? आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था है। लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, यानी इस चैप्टर में हम जिन भी घटनाओं का अध्ययन करेंगे लगभग लगभग 1000 से 1200 साल के बीच की घटनाओं का अध्ययन करेंगे, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हो गए और 6ठी शताब्दी ईस्वी तक में जो भी घटनाएं घटी थी उनका अध्ययन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो देखिए होता क्या है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था, तो बाद में चलकर कि हड़प्पा सभ्यता का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद सिंधु नदी व उसकी उपनदियों के आसपास कुछ बस्तियों का विकास होता है। यानी हड़प्पा सभ्यता में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो सिंधु नदी थी इसके आसपास हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, लेकिन बाद में चल करके हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कुछ वर्षों बाद या कुछ 100 सालों बाद ये सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के आसपास क्या होता है कि कुछ और नई बस्तियों का विकास होता है। और इन बस्तियों के आसपास रहने वाले जो लोग थे, और इस काल को किस नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद काल के नाम से जाना जाता है, जिसका टाइम पीरियड था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बारे में। तो ये जो ऋग्वेद काल है ये हमारी बुक में नहीं है और ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमें क्या पढ़ना है कि इस 600 ईसा पूर्व के बाद जब क्या होता है, ये ऋग्वेद काल खत्म हो जाता है, तो इसके बाद क्या होता है कि उत्तर भारत में नए राज्यों और साम्राज्यों का विकास होता है। यानी कि 600 ईसा पूर्व में जैसे ही ये ऋग्वेद काल समाप्त होता है, तो इसके बाद क्या होता है ना, इसी के आसपास नए नए छोटे छोटे राज्य, और फिर यही राज्य बाद में क्या बदल जाते हैं, साम्राज्य में बदल जाते हैं। तो इन्हीं राज्यों और साम्राज्यों का विकास हुआ था। तो इन साम्राज्यों में से एक सबसे प्रमुख साम्राज्य था जो कि मगध साम्राज्य था, और इस पूरे चैप्टर में मेनली हमें इसी साम्राज्य के बारे में पढ़ना है कि मगध साम्राज्य की क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है। अच्छा, फिर प्रश्न ये उठता है कि ये जो मगध साम्राज्य था इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? तो इसके जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? अभिलेख। अभिलेखों से हमें मगध साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, और इसके अलावा ग्रंथ हो गए, जैसे कि इस मगध साम्राज्य के काल में और उसके बाद के समय में जो मगध साम्राज्य से संबंधित ग्रंथ लिखे गए थे, तो उससे हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा उस समय में जो सिक्के चलाए जाते थे जिनको पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के कहते थे, तो इन सिक्कों से भी हमें मगध साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें हमने क्या देखा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है, उसके बाद सिंधु नदी व इस नदियों के आसपास कुछ नए नए बस्तियों का विकास होता है, और इससे क्या नाम दिया जाता है? ऋग्वेद काल। और इसका समय कब से कब तक था? तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। लेकिन 600 ईसा पूर्व में उत्तर भारत में नए राज्यों और साम्राज्यों का विकास होता है। इनमें से सबसे प्रमुख साम्राज्य कौन सा था? मगध साम्राज्य था। और मगध साम्राज्य के बारे में जानकारी कैसे मिलती? अभिलेखों से, ग्रंथों से और सिक्कों से। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसेप और पियदसी। तो 1830 के दशक में एक व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप्स, यानी कि 1830 के दशक में भारत गुलाम था, भारत ब्रिटिश के नियंत्रण के अधीन में था। तो एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप्स। ये है जेम्स प्रिंसेप। तो होता क्या है ना कि इनको ना कुछ अभिलेख और सिक्के दिए जाते हैं और इसके ऊपर कुछ लेख लिखे हुए होते हैं। तो ये क्या करते हैं ना, इसका ये स्टडी करते हैं, इसको ये पढ़ते हैं, और इसके ऊपर ना ये इसका अर्थ बता देते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। तो इसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। और जेम्स प्रिंसेप्स ने जब इन सिक्कों के ऊपर लिखे हुए लेख को पढ़ा, इन अभिलेखों के ऊपर मतलब लिखे हुए लेख को पढ़ा, तो इन्होंने इसका अर्थ बता दिया कि इसमें लिखा क्या गया था। तो इनमें क्या लिखा गया था? इनमें एक शब्द का प्रयोग बार बार किया गया था, वो था पियदसी। पियदसी का अर्थ क्या होता है? मनोहर मुख आकृति वाला राजा। यानी कि ये पियदसी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? सम्राट अशोक के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो ज्यादातर अभिलेख थे ये सम्राट अशोक के द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें अशोक को किस नाम से जाना
माना गया था पियदसी, यानी कि इसका अर्थ होता है मनोहर मुख आकृति वाला राजा, यानी कि बहुत ही अच्छे फेस वाला राजा। अच्छा, इसके अलावा कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा हुआ था, तो कहीं-कहीं पर अशोक का नाम पियदसी था और कहीं-कहीं पर डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से अशोक का नाम ही लिखा हुआ था। अच्छा, अब ये क्या है ना, ये अभिलेख क्या होता है, ये बार-बार आपके हिस्ट्री में स्पेशली इस वाले चैप्टर में आएगा। तो अब कई बार बच्चों के या स्टूडेंट्स के मन में प्रश्न उठता है कि अभिलेख क्या होता है, किसे बोलते हैं? तो पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा सॉलिड सरफेस होता है, जैसे पत्थर हो गया, धातु हो गया, मिट्टी का कोई बर्तन हो गया, यदि उसके ऊपर कोई लेख लिख दिया जाता है उकेर करके, तो वो क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। जैसे ये अभिलेख है। तो अब क्या होता है कि ये जो अभिलेख थे ये तो ठीक है, समझ आ गया हमें। लेकिन अब ये अभिलेख जो हमें प्राप्त हुए हैं, तो इन अभिलेखों से हमें कौन-कौन सी जानकारी मिलती है? मतलब जो इतिहासकार होते हैं, हिस्टोरियन होते हैं, उन्हें इन अभिलेखों से कौन-कौन सी जानकारी मिलती है? तो सबसे पहले तो राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब पहला तो यही होता है कि इसको किस राजा के द्वारा, किस शासक के द्वारा जारी किया गया था, ये जानकारी मिलती है। दूसरा होता है दान का ब्यौरा, क्योंकि पहले क्या होता था कि कोई धनी व्यापारी हो गया, कोई राजा हो गया, जिसने किसी मंदिर को दान दिया है, तो उसमें एक अभिलेख खुदवा करके उस व्यक्ति का, उस राजा का नाम उसमें लिखा हुआ होता था, तो दान का ब्यौरा के बारे में पता चलता है। इसके अलावा हमें भाषा की जानकारी मिलती है कि ये जो अभिलेख होते थे, इनको किस भाषा में लिखा गया था, जैसे ब्राह्मी लिपि थी, खरोष्टी लिपि थी, ठीक है, पाली भाषा थी, प्राकृत भाषा थी। तो हमें ये पता चलता है कि किस भाषा में इसको लिखा गया था और उस समाज के अंदर किन-किन भाषाओं का प्रचलन था। तो ये सारी जानकारी हमें इन अभिलेखों से प्राप्त होती है। और अभिलेख क्या होते हैं कि अभिलेख स्थायी प्रमाण होते हैं। मतलब स्थायी प्रमाण का मतलब ये हो गया कि यदि एक बार अभिलेख को लिख दिया गया, तो उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसीलिए अभिलेख को क्या कहा जाता है? स्थायी प्रमाण कहा जाता है। तो इस पूरे स्लाइड में हमने क्या-क्या देखा कि 1830 के दशक में जेम्स प्रिंसेप्स, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, इन्होंने क्या किया था? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ बताया और इसमें इन्होंने बताया कि 2 प्रमुख नाम थे, एक पियदर्शी और अशोक। दोनों ही शब्द का प्रयोग सम्राट अशोक के लिए किया गया था। फिर हमने देखा अभिलेख क्या होता है, तो किसी भी कठोर सतह पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख से हमें किन-किन बारे जानकारी मिलती है? राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, दान का ब्यौरा मिलता है, भाषा की जानकारी मिलती है और अभिलेख क्या होते हैं? स्थायी प्रमाण होते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट होता है 16 महाजनपद। देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास क्या होता है कि बहुत सारे जो नए-नए राज्य और साम्राज्य का विकास होता है। तो इन्हीं में ना प्रमुख रूप से 16 ऐसे महाजनपद थे, 16 ऐसे साम्राज्य थे, जिनका विकास इस समय होता है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझना होगा कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ना कुछ बदलाव आए थे, कुछ बहुत बड़े-बड़े चेंजेस आए थे, जो इससे पहले नहीं था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले जो ऋग्वेद का काल था, उस समय पे ये चेंजेस नहीं थे, ये बदलाव नहीं थे। ये बदलाव कब आते हैं? ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व में था। तो सबसे पहला चेंज या सबसे पहला बदलाव क्या था कि लोहे का व्यापक प्रयोग, यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आकर के ही लोगों को लोहे के बारे में जानकारी मिली और बहुत बड़े पैमाने पर लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले लोहे की ना तो जानकारी थी, ना ही इसका व्यापक पैमाने पर प्रयोग होता था। दूसरा, सिक्कों का विकास बहुत ज़्यादा होने लग गया, क्योंकि यही वो समय था जिस समय क्या किया जाता है, ये जो महाजनपद होते हैं, नए-नए साम्राज्य होते हैं, इन साम्राज्य के द्वारा नए-नए सिक्कों का निर्माण किया जाता है, जिसे पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं। तो इन सिक्कों का बहुत व्यापक पैमाने पर प्रयोग होता है। इसके अलावा यही वो समय था, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, जिस समय जैन और बौद्ध जैसे धर्मों का उदय हुआ और ये जैन और बौद्ध धर्म, जो कि उस समय छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदय हुआ था, इनका आज भी अस्तित्व है, ये आज भी ये धर्म है। और ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा क्या हुआ था? नए राज्यों, नगरों और साम्राज्यों का निर्माण हुआ था। मतलब इस समय क्या हुआ था? नए-नए राज्य बन रहे थे, नए-नए नगर बन रहे थे और वही राज्य जो बाद में अपने आप को शक्तिशाली कर लेते हैं, तो वो किसमें बदल जा रहे थे? वो बड़े-बड़े साम्राज्यों में बदल जा रहे थे। अच्छा, अब ये जो नए-नए राज्य, साम्राज्य का निर्माण होता है, तो इसी में से ना 16 सबसे ऐसे प्रमुख मतलब कि राज्य या साम्राज्य होते हैं, जो बाकियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो इन्हीं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? 16 महाजनपद शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इन 16 महाजनपदों में भी सारे के सारे प्रमुख नहीं है, बल्कि कुछ प्रमुख थे। जैसे एक वज्जी संघ प्रमुख था, मगध प्रमुख था और इसी मगध के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। इसके अलावा कौशल जो राज्य था वो प्रमुख था।
कुरु राज्य बहुत ज़्यादा प्रमुख था, पांचाल बहुत फेमस था, गांधार बहुत ज़्यादा प्रमुख था, अवंती ये बहुत ज़्यादा फेमस था। अच्छा, ये मैप आप देखेंगे तो इसमें इन महाजनपदों के बारे में बताएगी, जैसे ये वज्जी हो गया, तो वज्जी संघ आपको इस जगह पर दिखाई दे रहा होगा, ये वज्जी हो गया। मगध हो गया, ये मगध बिहार का जो हिस्सा यहाँ पर मगध हो गया। कौशल हो गया, तो कौशल आपको यहाँ उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। ठीक है, ये रहा कौशल। अच्छा, इसके अलावा क्या है, जैसे कुरु हो गया, तो कुरु भी इसी के आसपास, कौशल के आसपास ही दिखाई देगा। यहाँ पांचाल की अगर हम बात करें तो पांचाल ये रहा इस वाले एरिया में। अगर गांधार की बात करें तो ये आज का जो पाकिस्तान वाला एरिया है यहाँ पर था। इसके अलावा अवंती की बात करें तो आज जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है वहां पर अवंती है। तो और भी बहुत सारे महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, परंतु इनमें से ये क्या थे, कुछ प्रमुख महाजनपद थे। ये रहा, और इन सभी में से जो सबसे ज्यादा प्रमुख था वो हमारा कौन सा महाजनपद था, मगध महाजनपद था, या मगध साम्राज्य था। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो 16 के 16 महाजनपद थे, इन सभी 16 महाजनपदों की कुछ विशेषताएं थी। तो आइए देखते हैं कि क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहली विशेषता क्या थी कि अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। मतलब ये जितने भी 16 महाजनपद होते थे, उन सभी महाजनपदों पर किसी एक राजा का शासन होता था, और वो पूरा का पूरा महाजनपद या पूरा का पूरा राज्य क्या होता था, किसी एक राजा के नियंत्रण में होता था, और राजा ही उसके ऊपर शासन करते थे। कहीं कहीं कुछ लोगों का समूह शासन करते थे। मतलब देखिए, अभी इसमें हमने देखा पढ़ा कि अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन कहीं कहीं क्या होता था ना कि वो राज्य या साम्राज्य बहुत बड़ा होता था, तो वहां पर कुछ राजा मिल करके आपस में एक ना एक समूह बनाते थे, एक संगठन बनाते थे। ठीक है, और उसके द्वारा शासन करते थे। जैसे, और इन समूह या संगठनों को क्या कहा जाता था, गण या फिर संघ के नाम से जाना जाता था। जैसे सबसे प्रमुख जो संघ था वो वज्जी संघ था, क्योंकि वज्जी संघ क्या था, आकार में बहुत बड़ा था। तो यहाँ पर क्या किया था, बहुत सारे राजा आपस में मिलकर के आए और उन्होंने अपना एक संगठन बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो वज्जी संघ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और यहाँ पर एक से ज्यादा राजा मिलकर के शासन करते थे। अच्छा, इसके अलावा क्या था कि प्रत्येक महाजनपद की एक किलेबंद राजधानी होती थी। इनकी जो राजधानी होती थी उनको चारों तरफ से क्या किया जाता था, किलेबंद किया जाता था, घेरा जाता था, ताकि आक्रमण ना कर सके। इस मतलब कि जो ये राजधानी होती थी, इस राजधानी को सुरक्षित किया जा सके। और इसके अलावा क्या होता था, इन सभी के सभी महाजनपदों के पास क्या था, विशाल सेना होती थी। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या होता था, नए नए क्षेत्रों को जीतना होता था, और जो भी पड़ोसी राज्य इनके ऊपर आक्रमण करते थे, तो उन आक्रमण से अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए इन्हें क्या होती थी, विशाल सेना की जरूरत होती थी। अब विशाल सेना रखेंगे तो विशाल सेना रखने में क्या होता है, अधिक धन खर्च होता है। ठीक है, तो धन खर्च होने के लिए क्या होना चाहिए, आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। यानी कि यदि आप बहुत बड़ी सेना रखना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास मजबूत आर्थिक स्थिति हो। यानी मजबूत आर्थिक स्थिति का मतलब हो कि बहुत सारा धन हो, बहुत सारा पैसा हो। तो अब ये क्या करते थे कि ये आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ये लोग क्या करते थे, कर वसूलते थे। कर कहाँ से वसूलते थे, तो अपने राज्य या फिर साम्राज्य में क्या करते थे, जैसे अलग अलग प्रकार के कर लेते थे। कृषि के ऊपर कर लेते थे, व्यापार के ऊपर कर लेते थे, भूमि के ऊपर कर लेते थे। तो कर वसूलते थे, और इस कर से जो पैसा आता था इसका प्रयोग किस में करते थे, सेना में करते थे। इसके अलावा ये पड़ोसी राज्यों के ऊपर आक्रमण करते थे, उन्हें युद्ध में पराजित करते थे, और बदले में क्या लेते थे कि कुछ मतलब हरजाना लेते थे। तो इस प्रकार से ये क्या करते थे, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत रखते हुए अपनी जो विशाल सेना होती थी इसको मतलब कि बनाए रखते थे। ये समझ आ गया। तो ये क्या था, 16 महाजनपद की राजधानी। अब यहीं पर एक क्या होता है, धर्मशास्त्र। अब ये धर्मशास्त्र क्या था, तो इस समय क्या हुआ था ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ब्राह्मणों के द्वारा कुछ ग्रंथों की रचना की गई। मतलब कि कुछ उन्होंने पुस्तकें लिखी, और यही पुस्तकें क्या कहलाई, धर्मशास्त्र के नाम से जानी गई थी। अब इन पुस्तकों में होता क्या था, तो इनमें सामाजिक नियमों का निर्धारण किया जाता था। सामाजिक नियमों का निर्धारण का मतलब होता है कि सोसाइटी के रूल एंड रेगुलेशन लिखे होते थे, और सभी को क्या करना होता था, इन सामाजिक नियमों का मानना पड़ता था। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे तो इसमें धर्मशास्त्र में लिखा हुआ था कि शासक क्षत्रिय वर्ण के ही व्यक्ति बन सकते हैं। यानी कि जो क्षत्रिय वर्ण से संबंधित होगा, जैसे होता है ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे, तो जो भी क्षत्रिय वर्ण से आएगा केवल वही क्या बन सकता है, व्यक्ति शासक बन सकता है। बाकी 3 अन्य वर्गों का व्यक्ति शासक नहीं बन सकता। यज्ञ करने का अधिकार केवल और केवल किसका था, ब्राह्मणों का था। मतलब यज्ञ केवल ब्राह्मण ही कर सकते थे। इसके अलावा जैसे देखेंगे तो शूद्र हो गया, तो शूद्र क्या कर सकते थे, ये बाकी काम नहीं कर सकते थे, केवल ऊपर के जो तीर वर्ण होते थे उनकी सेवा करने का काम होता था। इसी तरीके से जो वैश्य होते
करते थे। वैश्य का काम क्या होता था? कृषि करना, पशुपालन करना। तो ये सारे नियम किसमें लिखे हुए होते थे? इस धर्मशास्त्र के अंदर लिखे हुए होते थे। तो इसमें हमने क्या देखा? 16 महाजनपदों की क्या विशेषताएं थी कि अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। कुछ जगहों पर लोगों के समूह के द्वारा शासन किया जाता था, जिसे गणया संघ कहते थे। सबसे प्रमुख वज्जी संघ था। इसके अलावा प्रत्येक महाजनपद की किलेबंद एक राजधानी होती थी, एक विशाल सेना होती थी, ठीक है। और धर्मशास्त्र क्या होता था, हमने ये देखा। अब यहाँ नेक्स्ट है कि 16 महाजनपदों में प्रथम मगध, यानी कि अभी हमने चर्चा किया 16 महाजनपदों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि भाई मगध था, वज्जी था, कुरु था, पांचाल था, ठीक है। ये अलग अलग महाजनपद थे, लेकिन इन सभी महाजनपदों में आगे जाकर के क्या होता है ना, जो मगध महाजनपद है ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद बन के उभरता है, और बाकी सभी महाजनपदों पर विजय प्राप्त करते हुए मगध क्या करता है, सभी को मतलब कि मगध साम्राज्य के अंदर में कर लिया जाता है। तो ये जो मगध साम्राज्य कहाँ पर, तो आधुनिक बिहार है, यानी कि बिहार में जो पटना आपको दिखाई देगा, तो उसी पटना के आसपास ये मगध साम्राज्य का विकास हुआ था आरंभ में। और ये 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद था। जैसे कि अगर ये आप मैप देखेंगे तो मैप में ये वाला जो इलाका दिखाया गया ब्लू कलर का, यहाँ पर क्या था, मगध साम्राज्य था। ये आरंभिक मगध साम्राज्य था, परंतु बाद में इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है कि ये पूरे भारत में, यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक महाजनपद का विस्तार हो जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारत में अगर तमिलनाडु, केरल को छोड़ दे तो लगभग लगभग इनको छोड़ करके पूरे भारत में क्या था, मगध साम्राज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया था। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि भाई ऐसा क्या रीजन था कि बाकी महाजनपदों के मुकाबले ये जो मगध था ये इतना ज्यादा शक्तिशाली बन करके उभरा, बाकी क्यों इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं बन पाए? तो इसके लिए देखिए कुछ रीजन है। वो कुछ रीजंस क्या है कि सबसे पहला रीजन है कि लोहे की खदानें उपलब्ध थी, मतलब कि मगध साम्राज्य आज के समय में कहा था, जैसे बिहार और झारखंड में था। और झारखंड किस चीज के प्रसिद्ध है? लोहे की खदान के लिए, कोयला के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर क्या होता था, लोहे की खदान होती थी। तो लोहे की खदानों का प्रयोग किस लिए किया जाता था कि ये जो लोहे होते थे इनको निकाल करके और इनसे क्या होता था, हथियार बनाया जाता था। और यदि हथियार मतलब हथियार बनाया जाता था तो हथियार क्या करता था, सेना को और ज्यादा शक्तिशाली बनाता था। और सेना शक्तिशाली होगी तो अपने आप क्या होगा, साम्राज्य और भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो पहला रीजन था कि मगध साम्राज्य में लोहे की खदान बहुत बड़े मात्रा में उपलब्ध थी। दूसरा था उपजाऊ भूमि। अब उपजाऊ भूमि थी तो क्या होती थी, खेती, यानी कि जो खेती की जो फसल होती थी वो बहुत अच्छी होती थी, उपज बहुत अच्छी होती थी। तो जब उपज अच्छी होती थी तो राजा क्या करता था, इन किसानों से टैक्स लेते थे। तो टैक्स लेने के बाद उनकी मतलब जो उस राज्य की, मगध साम्राज्य की आर्थिक स्थिति भी क्या थी, बहुत अच्छी थी। और इसका प्रयोग किस पे कर सकते थे, अपनी सेना के ऊपर इस आर्थिक स्थिति का मतलब कि प्रयोग करके, और अपनी सेना को और भी ज्यादा शक्तिशाली कर सकते थे। इसके अलावा जंगली क्षेत्र में हाथी उपलब्ध थे, यानी कि मगध के आसपास क्या थे, बहुत सारे जंगल थे और इन जंगलों में हाथी थे। और हाथी क्या होता है कि मतलब सेना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग था, यानी युद्ध के समय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे वो यही मतलब कि जो हाथी वाली सेना होती थी ये ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसके अलावा क्या था, गंगा और इसकी सहायक नदियां तो आवागमन के सस्ता और सुलभ साधन उपलब्ध थे। मतलब कि बिहार में अगर ये मगध साम्राज्य था, इसके मेन यहाँ से गंगा नदी जाती है। इसके अलावा सोन हो गया, घाघरा, गंडक, इस प्रकार की इसकी सहायक नदी है। तो इन सहायक नदियों की वजह से क्या था, इसमें नाव का प्रयोग करके और एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी जाया जा सकता था, सस्ता पड़ता था, चीप होता था, बहुत ही सुलभ होता था, बहुत इजिली एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता था। तो मगध साम्राज्य की जो कनेक्टिविटी थी, इसके क्षेत्र आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो ये वो कारण थे जिनकी वजह से क्या होता है, मगध साम्राज्य बाकियों के मुकाबले ज्यादा मजबूत या ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन करके सामने आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। देखिए ध्यान से समझिए कि मगध क्या था, बिहार और उसके आसपास जो क्षेत्र डेवलप हुए थे उनके लिए मगध शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मगध कोई मतलब वो नहीं थे, राजा या नहीं थे या साम्राज्य नहीं था, बल्कि मगध एक जगह को इंडिकेट करता है, एक जगह की ओर इंगित करता है। वो क्या था, बिहार और इसके आसपास के जो क्षेत्र थे उसके लिए मगध शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इस मगध के ऊपर अनेक राजवंशों ने शासन किया, मतलब इस मगध साम्राज्य के ऊपर अलग अलग राजाओं ने या उनके वंशों ने शासन किया। जैसे कि हर्यक वंश हो गए, शिशुनाग वंश हो गए, नंद वंश हो गए और मौर्य वंश हो गए। तो इतने सारे वंशों ने शासन किया, लेकिन इन सभी वंशों में से जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था वो मौर्य वंश हुआ था। और मौर्य वंश की वजह से ही मगध का महत्व क्या हुआ था, और ज्यादा
ज़्यादा बढ़ गया था। इसीलिए क्या किया जाता है कि मगध साम्राज्य को ही कई बार मौर्य साम्राज्य के नाम से कहा जाता है। तो अब ये जो मौर्य साम्राज्य था, इसके बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है, हमें कैसे पता चलता है मौर्य साम्राज्य के बारे में कि इतना शक्तिशाल था, ये इतना विशाल था? तो इसकी जानकारी हमें मिलती है मौर्यकालीन मूर्तिकला के, मतलब मौर्यकालीन मूर्ति कला से। जैसे मौर्य काल में क्या हुआ था, बहुत सारे ना मूर्तियों का निर्माण किया गया था, ठीक है? तो ये जो मूर्तियाँ थी, ये मूर्तियाँ हमें किसके बारे में जानकारी देती है? मौर्य साम्राज्य के बारे में। अच्छा, इसके अलावा इस समय कुछ पुस्तकें लिखी गई थी, वो पुस्तकें भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है। जैसे एक पुस्तक इंडिका थी, और इसको लिखा किसने था? मेगास्थनीज नाम के एक व्यक्ति ने लिखा था। और ये मेगास्थनीज कौन था? यूनानी राजदूत था, मतलब यूनान से आया था, भारत के बाहर से आया था। और ये क्या था? भारत से बाहर आकर के मौर्य साम्राज्य में रहा था। और इसने जो भी अपने आसपास चीजें देखी, जो भी ऑब्जर्व किया, जैसे सेना के बारे में, और इसके अलावा मौर्य समाज कैसा था, क्या मौर्य समाज में दास प्रथा थी या नहीं थी, शासक कितने ज्यादा शक्तिशाली होते थे, तो इन सभी का विवरण इसने किसमें किया था? इसकी जो पुस्तक इंडिका थी, इसमें इसका विवरण किया था। और ये आज हम जब इंडिका को पढ़ते हैं, तो इससे हमें मौर्य साम्राज्य और उसके समाज के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक और पुस्तक थी अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। कौटिल्य, कहीं कहीं इनका नाम चाणक्य भी होता है। तो ये कौन थे? ये चंद्रगुप्त के मंत्री थे, यानी कि चंद्रगुप्त इन्हीं कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से क्या करते हैं? मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र के में बहुत सारे मौर्य साम्राज्य के बारे में चीजें इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा बौद्ध और जैन ग्रंथ होते थे, चूंकि बौद्ध और जैन धर्म का उदय भी इसी समय हुआ था, तो इनके काल में भी बहुत सारे जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित अलग अलग ग्रंथों की रचना की गई। और इन ग्रंथों में भी किसके बारे में लिखा गया था? मौर्य साम्राज्य के बारे में। इसके अलावा सबसे जो प्रमुख स्रोत रहे, या सबसे प्रमुख ज्यादा जानकारी कौन देते? अशोक के अभिलेख थे। तो ये अशोक के जो अभिलेख थे, इन अभिलेखों से हमें सबसे ज्यादा जानकारी मौर्य साम्राज्य के बारे में मिलती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अशोक क्या करता था? ये जो अपने अभिलेख लिखवाता था, इसके द्वारा ये अधिकारी और प्रजा को संदेश देता था। मतलब अपने अधिकारी को कोई संदेश देना हो, प्रजा के लिए कोई संदेश देना हो, तो ये अभिलेख बनवा करके और इनको क्या करते थे? जगह जगह स्थापित कर देते थे, ताकि जो भी अधिकारी और प्रजा हो, उसको पढ़ करके राजा के संदेश को समझ सके। और इन्हीं अभिलेखों के माध्यम से अशोक ने क्या किया था? धम्म का प्रचार किया था, यानी कि धर्म का प्रचार किया था। तो इसमें हमने क्या देखा कि मगध के ऊपर अनेक राजवंशों ने शासन किया। इन सभी राजवंशों में जो सबसे प्रमुख राजवंश था, वो मौर्य वंश था। और इसी के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मौर्यकालीन मूर्तिकला, जैन और बौद्ध ग्रंथ से, अशोक के अभिलेख से, ठीक है? और इसके अलावा मेगास्थनीज के द्वारा लिखी हुई इंडिका हो गई, कौटिल्य या फिर चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, इससे हमें जानकारी मिलती है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इस मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, यानी कि इतना बड़ा जो मौर्य साम्राज्य था, इसको कैसे चलाया जाता था, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, प्रशासन कैसा था? तो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। इसका मतलब ये होगा कि इतना बड़ा साम्राज्य एक अकेले केंद्र से, या इसकी राजधानी पाटलिपुत्र से, वहां से चलाना संभव नहीं था। तो इसीलिए क्या किया था? मौर्य शासकों ने अपने 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, 5 पॉलिटिकल सेंटर स्थापित किए थे, और यहीं से ये लोग क्या करते थे? पूरे साम्राज्य का संचालन करते थे। जैसे सबसे प्रमुख केंद्र कौन था? पाटलिपुत्र, जो कि यहाँ की राजधानी थी। दूसरा था तक्षशिला, तीसरा उज्जैन, चौथा तोशली, और पांचवा था स्वर्णगिरी। यानी कि इनको अब मैप में समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये लोकेट। जैसे ये पूरा जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये क्या था? ये मौर्य साम्राज्य का था। तो केवल पाटलिपुत्र से पूरे साम्राज्य पर कंट्रोल तो स्थापित नहीं किया जा सकता था, तो इसीलिए इन्होंने अलग अलग सेंटर स्थापित किए थे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पाटलिपुत्र था, यहाँ से आसपास के एरिया पर कंट्रोल होता था। दूसरा तक्षशिला हो गया, पाकिस्तान में था, तो दूसरा ये राजनीतिक केंद्र था। तीसरा उज्जैन था, यहाँ से इसके आसपास कंट्रोल किया जाता था। चौथा तोशाली हो गया, ये यहाँ से इसके आसपास नियंत्रण स्थापित किया जाता था। और सबसे लास्ट में और पांचवा था स्वर्णगिरी। इस स्वर्णगिरी के द्वारा क्या किया जाता था? मौर्य साम्राज्य के जो भी दक्षिणी हिस्से थे, इन दक्षिणी हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता था। तो मौर्य साम्राज्य के ये 5 क्या थे? प्रमुख केंद्र थे।
अब सैन्य गतिविधियों का संचालन, तो मेगास्थनीज, अभी हमने पढ़ा ये मेगास्थनीज कहाँ से आया था, यूनान से आया था, और इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, और इस इंडिका में इसने क्या किया है, अलग अलग जानकारी दी, तो इसी में इसने ना सैन्य गतिविधियों के बारे में बताया। तो सैन्य गतिविधियों में क्या होता था, तो सेना के ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए थे, अलग अलग भाग बने हुए थे, जैसे, और हर डिपार्टमेंट की अलग अलग जिम्मेदारी होती थी। जैसे एक डिपार्टमेंट या विभाग होता था जिसका काम होता था हाथियों का संचालन करना, यानी कि सेना के अंदर जितने भी हाथी होते उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, उनका रख रखाव करना, ये एक मतलब कि विभाग या एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती थी। दूसरा जो विभाग होता था उसका काम था नौसेना का संचालन करना, यानी कि ये नेवी का काम करते थे। तीसरा एक होता था जो यातायात और खान पान का संचालन करते थे, मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन को देखते थे कि कैसे जो सैनिक होंगे, ये सैनिक एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, इसके अलावा इनके खाने पीने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, वो सारा एक अलग डिपार्टमेंट देखता था। इसके अलावा एक अलग विभाग था वो रथ रोहित, मतलब रथ की जितनी भी सेना होती थी वो सारी उसके नियंत्रण में होती थी। इसके अलावा अश्वरोहियों का एक सेना होता था, और यही सबसे ज्यादा क्या होते थे, शक्तिशाली होते थे, किसी भी युद्ध में सबसे ज्यादा जो निर्णायक भूमिका निभाते थे वो ये अश्वरोही और दूसरे ये हाथियों, जो हाथियों वाली सेना थी वो थी। और कुछ जो होते थे वो किसमें होते थे, पैदल सैनिक होते थे, यानी कि एक पूरा डिपार्टमेंट था जिसका मुख्य काम था पैदल सैनिकों की देखभाल करना। तो ये क्या था, सेना के अलग अलग डिपार्टमेंट थे, अलग अलग विभाग थे, और इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता था, सैनिक गतिविधियों का संचालन किया जाता था। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो मौर्य साम्राज्य था लगभग लगभग इसने कितने सालों तक शासन किया था, तो लगभग ये 150 सालों तक, यानी कि 150 सालों तक इसने शासन किया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दक्षिण के राजा और सरदार, यानी कि अभी हमने क्या देखा, जैसे पीछे अगर आप मौर्य साम्राज्य को देखेंगे तो ये जो पूरा का पूरा विस्तार था पूरे भारत में मौर्य साम्राज्य का था, लेकिन ये जो दक्षिण भारत का इलाका था यहाँ पर क्या था, मौर्य साम्राज्य का नियंत्रण नहीं था। तो यहीं पर क्या होता है ना, कुछ छोटे छोटे राजाओं या सरदारों का उदय होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि दक्षिण के राजा और सरदार के नाम से जानते हैं। तो ये जो पूरा क्षेत्र था दक्षिण का क्षेत्र, ये क्या कहलाता था, ये तमिल कलम क्षेत्र कहलाता था। मतलब अच्छा, इस तमिल कलम क्षेत्र में क्या-क्या शामिल थे, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से, मतलब इन तीनों को मिला करके क्या किया गया था, कुछ मतलब हिस्से शामिल थे। इसको क्या नाम दिया गया था, तमिल कलम क्षेत्र नाम दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है ना कि कुछ मतलब ये राजाओं का या सरदारों का उदय होता है, जैसे कि चोल, चेर और पांडे, इन जैसी सरदारियों का क्या होता है, इस तमिल कलम क्षेत्र में उदय होता है। अच्छा, अब ये जैसे ये आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, तो इसके आसपास ये वाला जो एरिया हुआ था, यहीं पर क्या हुआ था, इन दक्षिण के राजा और सरदारों का उदय हुआ था। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, इसके कुछ हिस्से शामिल थे। और यहाँ पे प्रमुख सरदार कौन कौन से थे, चोल, चेर, पांडे जैसी सरदारियों का उदय हुआ था। अच्छा, इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, तो संगम जो ग्रंथ था, जैसे कि अभी हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में देखा कि अलग अलग स्रोत थे, उससे जानकारी मिलती है। तो इन तमिल कलम क्षेत्र में कैसे जानकारी मिलती थी, तो संगम ग्रंथ था दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख प्रमुख जो तमिल भाषा में लिखा गया था, तो इससे हमें दक्षिण भारत के इन अलग अलग सरदारियों के बारे में जानकारी मिलती होती। अब यहाँ के जो सरदार होते थे या राजा होते थे, इनकी कुछ विशेषता थी, जैसे कि सरदार क्या होता था, एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। इसका पद वंशानुगत हो भी सकता था और नहीं भी, मतलब यहाँ पर ये होता था कि जो शासक का पुत्र होता था वो कई बार शासक बनता था, परंतु कई बार जो शासक का पुत्र होता था वो ज्यादा योग्य नहीं होता था, शक्तिशाली नहीं होता था, तो कोई दूसरा योग्य व्यक्ति वो शासक बनता था। अच्छा, समर्थक उसके खानदान के लोग होते थे, यानी कि उसके जो भी खानदान के, उसके घर परिवार के लोग होते थे, वो उस सरदार को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, और उन्हीं के सपोर्ट से, उन्हीं के समर्थन से ये जो सरदार होते थे ये राजा बने रहते थे। और इन सरदारों का कार्य क्या होता था, तो जैसे अनुष्ठान करना, मतलब पूजा पाठ करवाना, युद्ध के समय नेतृत्व करना, जब कभी भी युद्ध हो तो उसमें लीडरशिप करना, लीड करना, विवादों को सुलझाना, अगर इनके इस राज्य के अंदर किन्हीं दो लोगों के बीच में कोई विवाद हो गया तो उसको सुलझाना, ये सारे क्या होते थे, ये राजा के कार्य होते थे। अच्छा, अब इसके अलावा एक छोटा सा और इसमें आपका टॉपिक है कुषाण शासक। ठीक है, तो होता क्या है ना, उत्तर प्रदेश में जो मथुरा था उसके आस-पास है ना कुछ हमें मतलब टूटी-फूटी मूर्तियाँ मिली है, और वो मूर्तियाँ किनकी थी, कुषाण शासकों की। ये है ना मथुरा के माट में एक देवस्थान नाम का जगह है, और यहीं से क्या हुआ था, जो ये कुषाण शासक थे इनकी विशाल मूर्तियाँ प्राप्त हुई, जैसे ये सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासकों की मूर्ति है। और ये जो कुषाण शासक होते थे ये क्या करते थे, अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, और ये देवपुत्र की उपाधि मतलब ये किससे
ज़्यादा मतलब कि प्रभावित होकर के लगाए थे, तो जो चीन के शासक होते थे, उसी से प्रभावित होकर के इन कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, ठीक है? और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो, तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी करिए, मिलते हैं किसी नया और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।